नमस्कार सभी को। क्या आप जानते हैं कि हर भर्ती प्रक्रिया में बड़ी संख्या में आवेदन पत्र सिर्फ छोटी छोटी गलतियों की वजह से निरस्त हो जाते हैं। कई महिलाओं के पास सभी योग्यताएं होती है, सभी दस्तावेज पूरे होते हैं, लेकिन आवेदन पत्र में एक कॉलम गलत भर जाने, हस्ताक्षर छूट जाने या किसी दस्तावेज के सही तरीके से संलग्न न होने के कारण उनका चयन नहीं हो पाता। अगर आप भी राजस्थान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, तो आज का यह प्रशिक्षण वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले 10-12 मिनट में मैं आपको आवेदन पत्र का एक एक कॉलम भरना सिखाऊंगा। हम फॉर्म के पहले पेज से लेकर अंतिम हस्ताक्षर तक की पूरी प्रक्रिया को लाइव तरीके से समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना आवेदन पत्र बिना किसी गलती के स्वयं भर सकेंगी और किसी साइबर कैफे या ई मित्र पर पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अभी अपना आवेदन पत्र, सभी दस्तावेज और एक नीला पेन अपने पास रख लीजिए। वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि अंत में मैं आपको ऐसी 5 महत्वपूर्ण गलतियां भी बताऊंगा जिनकी वजह से आवेदन पत्र सीधे निरस्त हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान आंगनबाड़ी भर्ती आवेदन पत्र भरने की पूरी ट्रेनिंग। तो इसके अंदर हम बात करेंगे भाग 1 प्रशासनिक विवरण, भाग 2 व्यक्तिगत जानकारी, भाग 3 जन्म तिथि एवं आयु को कैसे भरना है। इसके बाद आता है भाग 4 वर्ग एवं वैवाहिक स्थिति के अंदर क्या भरेंगे, शैक्षणिक योग्यता वाले कॉलम के अंदर क्या भरेंगे, और भाग 6 के अंदर अतिरिक्त योग्यता एवं अनुभव आप कैसे भरेंगे। दस्तावेज चेकलिस्ट का भाग 7 होगा और अंत में भाग 8 आएगा, हस्ताक्षर और दिनांक। तो इन 8 भागों के अंदर हम पूरी प्रक्रिया को समझेंगे कि ये फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो चलो शुरू करते हैं। भाग 1 प्रशासनिक विवरण, यानी सबसे पहले आवेदन पत्र के पूरे हिस्से को ध्यान से देखिए। यहाँ आपको बाल विकास परियोजना अधिकारी लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके सामने आप यहाँ पर जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको उस परियोजना या ब्लॉक का नाम लिखना है जहाँ पर आप आवेदन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि आप अपने जिले के जो परियोजना कार्यालय है, उस परियोजना कार्यालय हिंडौन क्षेत्र है, तो आप यहाँ पर हिंडौन लिखेंगे और जिला आपका जो है यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए लिखा है चित्तौड़गढ़। इसी तरह आप जिस भी जिले से यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं उस जिले का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आता है ग्राम पंचायत शहरी निकाय का नाम। यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो नगर पालिका या नगर परिषद का नाम लिखेंगे और आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो अपनी ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद राजस्व ग्राम शहरी निकाय वार्ड, तो इस कॉलम के अंदर आप अपने ग्राम या वार्ड का नाम लिखेंगे। अब आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र का नाम भरेंगे। यहाँ पर वही केंद्र होगा जिसके लिए भर्ती निकाली गई है, यानी जिस केंद्र के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसी केंद्र का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ये आप अपने विज्ञप्ति में दिए गए केंद्र का नाम संख्या बिल्कुल सही से लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि जिसके लिए आवेदन किया गया है, यानी जिस केंद्र के लिए, जिस आंगनबाड़ी के अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं उस आंगनबाड़ी केंद्र का यहाँ पर नाम लिखेंगे। इसके बाद आता है मानदेय सेवा पद वाले कॉलम के अंदर स्पष्ट रूप से लिखें कि आप किस पद के लिए आवेदन कर रही हैं। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लिखेंगे, या आंगनबाड़ी सहायिका या साथिन पद के लिए, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो पद आप यहाँ पर लिखेंगे और यह कॉलम खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब आता है अपना भाग 2, जो मैंने आपको बताया था व्यक्तिगत जानकारी का। तो व्यक्तिगत जानकारी वाले भाग 2 कॉलम के अंदर आपको क्या भरना है। सबसे पहले आवेदक का नाम, यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे। नाम लिखते समय ध्यान रखेंगे कि अपना नाम बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा 10वीं की अंक तालिका में आपका लिखा हुआ है। आपकी 10वीं की अंक तालिका या किसी सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड के अंदर जो आपका नाम है वैसा का वैसा नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो नाम लिखते समय आप इसके अंदर कोई भी अतिरिक्त शब्द नहीं जोड़ेंगे, न स्पेलिंग बदलेंगे। इसके बाद आपके यहाँ पर नंबर 2 के अंदर आता है पति का नाम, तो आप अपने पति का नाम लिख देंगे। यदि आप अविवाहित है तो इस कॉलम के अंदर आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि विवाहित है तो आप अपने पति का नाम लिखेंगे। पिता का नाम, उसके बाद अपने पिता का नाम यहाँ पर लिख देंगे। पत्र व्यवहार का पता पूरा भरें, गाँव का नाम, पोस्ट ऑफिस, तहसील, जिला, पिन कोड सहित सभी जानकारी स्पष्ट रूप से लिखें। अब आता है अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। ऐसा मोबाइल नंबर लिखें जो हमेशा चालू हो, जिस नंबर पर आपकी बात हो सके, क्योंकि भर्ती से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण सूचना इसी नंबर पर प्राप्त हो सकती है। इसके बाद आता है आवेदक की ईमेल आईडी। यदि आपकी ईमेल आईडी आपके पास है तो वो ईमेल आईडी आवश्यक रूप से लिखें। इसके बाद मैंने आपको बताया था भाग 3 जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो है जन्म तिथि वाला। तो यहाँ से अपना भाग 3 शुरू होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जन्म तिथि यानी 10वीं की अंक तालिका
के अनुसार जो आपकी 10वीं की अंक तालिका के अंदर है वही जन्म तिथि लिखेंगे। यहाँ पर दिनांक लिखी हुई है 3/6/2026। यहाँ पर अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग तारीख हो सकती है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो जो तारीख यहाँ पर दे रखी है उसी तारीख के हिसाब से आपके आयु की गणना करनी है। अब आयु की गणना विज्ञप्ति में निर्धारित कट ऑफ तिथि के अनुसार की जाएगी, जो कट ऑफ तिथि आपकी यहाँ पर दी हुई है। उदाहरण के लिए आप 28 वर्ष 4 माह 12 दिन के हैं, तो यहाँ पर आपकी आयु 28 वर्ष 4 माह और 12 दिन यहाँ पर लिख देंगे। यदि आपको अपने आयु जन्म तिथि के अनुसार निकालनी नहीं आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जन्म तिथि इस तारीख तक आपकी कितनी हो सकती है। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी जन्म तारीख लिखेंगे, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर क्या जन्म तिथि भरनी है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दूंगा। ध्यान रखें, सामान्यतः आयु सीमा इसके अंदर 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा इसके अंदर 35 वर्ष रखी गई है। और विशेष श्रेणियों के अंदर जैसे विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि को नियमानुसार आयु में छूट दी जाती है। इसलिए विज्ञप्ति को पूरा पढ़ें, उसके बाद ही आप इसके अंदर अपना निर्णय लें कि आप इस आयु सीमा के अंदर आते हैं या नहीं आते। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है विज्ञप्ति जारी होने और करने की तिथि के आधार पर जो ये आपकी तारीख है वो यहाँ पर दी जाती है। तो ये जो मैंने आपको अभी बताया है कि यहाँ पर आपकी अधिकतम आयु सीमा क्या रहेगी। आवेदक यदि विभाग में वर्तमान में कार्यरत मानदेय कार्मिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता, तो उस पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नहीं होगी। विशेष योग्यजन, विधवा, तलाकशुदा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिला की अधिकतम आयु दिनांक 3/6/2026 को 40 वर्ष होनी चाहिए। राजस्थान के बाहर अन्य प्रदेश की आरक्षित वर्ग की महिला होने पर उसे आरक्षित श्रेणी का लाभ नहीं दिया जाकर केवल सामान्य वर्ग में माना जाएगा। यानी कोई महिला राजस्थान से बाहर की है, उसकी शादी राजस्थान के अंदर हो चुकी है, तो उस महिला को राजस्थान की सामान्य श्रेणी के अंदर माना जाएगा। तो उस महिला को जाति वर्ग के अनुसार यहाँ पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि वर्ग आधारित कैटेगरी वाले भाग को कैसे भरना है। यदि आप एससी वर्ग यानी अनुसूचित जाति से आते हैं तो आपको यहाँ पर टिक करना है। यदि आप एसटी वर्ग अनुसूचित जाति से आते हैं तो आपको इस कॉलम के अंदर टिक करना है। अल्पसंख्यक श्रेणी के अंदर आते हैं तो यहाँ पर ओबीसी, सामान्य, एसबीसी, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पर टिक करना है। यानी आप जिस श्रेणी के अंदर आते हैं केवल उसी कॉलम पर यहाँ पर आपको टिक करना है। इसके बाद आता है आदिम व घुमंतु जाति की श्रेणी, विमुक्त एवं अर्ध घुमंतु जाति। इसके बाद आता है दिव्यांगजन, यानी दिव्यांगजन के अंदर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यदि आप इन श्रेणी के अंदर आते हैं तो आप इस कॉलम के अंदर यहाँ पर टिक करेंगे, अन्यथा इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 10, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वैवाहिक स्थिति। यदि आप विवाहित हैं तो विवाहित वाले कॉलम पर, विधवा है तो विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, अविवाहित, यानी जिस श्रेणी के अंदर आप आते हैं वहां पर आप टिक कर देंगे। जो लागू हो टिक करें। सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न करें, यानी आप इस श्रेणी के अंदर कहीं पर भी आप टिक करते हैं तो आपको उसका प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना होगा। आप विवाहित है तो विवाह प्रमाण पत्र, विधवा है तो विधवा अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, परित्यक्ता है तो परित्यक्ता का, तलाकशुदा, अविवाहित है तो आप अविवाहित पर टिक कर देंगे। इसका कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। तो जिस श्रेणी के अंदर आप आते हैं उस श्रेणी की यहाँ पर आप टिक करेंगे। 11 नंबर पॉइंट आता है विवाह की तिथि। आपकी विवाह की तिथि क्या है वो विवाह की तिथि यहाँ पर डाल देंगे। सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न करें। संलग्न पृष्ठ संख्या, और यहाँ पर आपको पृष्ठ संख्या लगानी है कि आपने कितने नंबर पर इस प्रमाण पत्र को यहाँ पर संलग्न किया है। इसके बाद 5 भाग जो मैंने आपको बताया था कि हम चर्चा करेंगे शैक्षणिक योग्यता पर। तो अब हम फॉर्म के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर पहुंच चुके हैं। यहाँ आपकी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी भरनी है। टेबल में सबसे पहले सेकेंडरी यानी 10वीं कक्षा की जानकारी भरने के लिए यहाँ पर पूछा गया है। तो आपने 10वीं कक्षा, यहाँ पर वर्ग लिखा हुआ है, यहाँ पर आप कौन से सन के अंदर, कौन से वर्ष के अंदर आपने उसको पास किया है वो यहाँ पर वर्ष लिख देंगे। विद्यालय, बोर्ड, विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पर लिखेंगे। विशेष विवरण कोई आपके है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरह इसके बाद नंबर 2 पर हाई सेकेंडरी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, यदि आपने एनटीटी या डीपीएसई कर रखा है तो यहाँ पर आपने किस वर्ष में की और कौन से बोर्ड विश्वविद्यालय से की है उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आता है स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, बीएसटीसी, द्विवर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, डीएलएड आपने कर रखी है तो उसका प्रमाण पत्र आप यहाँ पर लगाएंगे और इसकी डिटेल आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद आता है कंप्यूटर कोर्स, यदि आपने कर रखा है आरएससीआईटी का कोर्स, आरएससीएफए, पीजीडीएसए जो भी आपने कर रखा है तो ये कौन से सन में आपने किया है, कौन से विश्वविद्यालय बोर्ड से किया है उसका यहाँ पर डाल देंगे। एएनएम, जीएनएम, आयुष नर्सिंग आपने कर रखी है तो उसकी आप यहाँ पर डाल देंगे। अन्य कोई डिग्री आपके पास है तो वो भी आप इसके अंदर भर सकते हैं। अब आता है भाग 6 जिसके अंदर हम बात करेंगे अतिरिक्त योग्यता एवं अनुभव। तो यहाँ पर 13 नंबर पॉइंट देखेंगे। तो अब इस भाग को कैसे भरेंगे, यहाँ पर देखें यदि आपने पहले आंगनबाड़ी सहायिका, साथिन या किसी संबंधित क्षेत्र में कार्य किया है तो अनुभव वाले कॉलम में निशान
लगाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता और यहाँ पर लिखा हुआ है आशा सहयोगिनी साथिन के रूप में 1 वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें और संलग्न पृष्ठ संख्या यानी आपने कितने नंबर पर उसको संलग्न किया है, इसके साथ जो भी आप दस्तावेज लगाएंगे उनकी पृष्ठ संख्या आपको लिखनी है 1 2 3 4। तो यदि आपने इसको 4 नंबर पर लगाया तो यहाँ पर पृष्ठ संख्या आपकी 4 आ जाएगी। तो जिस भी नंबर पर आपने यहाँ पर लगाया वो संख्या आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद 14 नंबर कॉलम है अन्य योग्यता विवरण, यानी आपने एएनएम जीएनएम कर रखा है तो उसके ऊपर यहाँ पर टिक करेंगे, जो लागू हो उसे टिक कर दें और उसकी पृष्ठ संख्या आप यहाँ पर लिखेंगे। तो 4 नंबर पर आपने अपना अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है और इसके बाद आप एएनएम जीएनएम का लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। इसी तरह मैंने एक उदाहरण के रूप में बताया है। आगे देखें 15 नंबर पॉइंट है आरएससीआईटी या पीजीडीसीए कोई डिप्लोमा आपने कर रखा है तो उसके ऊपर आप टिक करेंगे। तो याद रखिए जो आपने ये अतिरिक्त योग्यता के यहाँ पर एएनएम जीएनएम या आरएससीआईटी पीजीडीसीए आपने कर रखा है तो उसका प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लगाएं, क्योंकि अतिरिक्त योग्यताएं कई बार मेरिट सूची में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि, आपने ये आवेदन पत्र कब भरा, जिस तारीख को आप भर रहे हैं वो तारीख आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे मान लीजिए आज ये फॉर्म भर रहे हैं तो आज की तारीख यहाँ पर लगा देंगे, जिस तारीख को आप ये फॉर्म भर रहे हैं वही तारीख आप यहाँ पर लगाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था भाग 7 जो आपका दस्तावेज चेकलिस्ट का होगा, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर दस्तावेज चेकलिस्ट की। यह बहुत महत्वपूर्ण भाग है कि यहाँ उन सभी दस्तावेजों के सामने टिक लगाना है जो आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर रहे हैं। सामान्यतः निम्न दस्तावेज लगाए जाते हैं। 10वीं की अंक तालिका यहाँ पर लिखा है, सेकेंडरी अंक तालिका प्रमाण पत्र आपने लगाया तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे और नहीं लगाया तो यहाँ पर नहीं कर देंगे। तो यहाँ पर आपने हाँ लिखा है तो ये यहाँ पर पृष्ठ संख्या लिखेंगे, यानी 1 नंबर पर आपने 10वीं की मार्कशीट लगाई है। हायर सेकेंडरी की अंक तालिका का प्रमाण पत्र, यानी आपने 12वीं पास कर रखी है तो 12वीं कक्षा की यहाँ पर अंक तालिका लगाएंगे, यहाँ पर आप हाँ लिखेंगे और यहाँ पर पृष्ठ संख्या 2। यहाँ पर स्नातक यानी बीए आपने उत्तीर्ण कर रखी है तो वो आप मार्कशीट लगा देंगे। स्नातकोत्तर यानी एमए कर रखी है तो उसकी मार्कशीट लगा देंगे। यदि आपने स्नातकोत्तर एमए नहीं कर रखा है तो आप इसमें इस प्रकार से डैश करके छोड़ देंगे। नेक्स्ट चलेंगे स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र। निम्नलिखित में से कोई 2 वांछनीय दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं। इसके अंदर 2 प्रमाण पत्र कौन कौन से लगा सकते हैं? मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र और विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र। ये जो आपको प्रमाण पत्र दे रखे हैं इनके अंदर से कोई 2 प्रमाण पत्र आपको लगाने हैं। वो दोनों प्रमाण पत्र यदि आपने यहाँ पर लगाए हैं तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे। जो भी, जैसे मान लीजिए आपने आधार कार्ड लगाया है और एक आपने मतदाता पहचान पत्र या राशन कार्ड लगाया है, तो जो भी लगाए 2 पर टिक करेंगे, यहाँ पर हाँ लिखेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर पृष्ठ संख्या लिखेंगे। जैसे 4 नंबर तक आपने ऊपर लगा दिया है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 और 6। तो यहाँ पर एक कॉलम के अंदर दोनों आपने यहाँ पर पृष्ठ संख्या लगानी हो। इसके बाद आता है अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग का प्रमाण पत्र। यदि आपने ये लगाया है तो इसके ऊपर यहाँ पर हाँ करेंगे, यहाँ पर आप इसका पृष्ठ संख्या 7 लगा करके इसको संलग्न कर देंगे। पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र, यदि आप ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर लगाएंगे, नहीं आते हैं तो इस प्रकार से डैश कर देंगे। आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र आपके पास है तो लगाएंगे, अन्यथा इस प्रकार से डैश करेंगे। आदिम घुमंतु जाति आदिम व घुमंतु जनजाति का प्रमाण पत्र, इसके बाद दिव्यांग जन का प्रमाण पत्र। इसके बाद 11 नंबर पॉइंट पर आता है जीएनएम आयुर्वेद नर्सिंग एएनएम का प्रमाण पत्र आपने लगाया है तो इसकी संख्या लिखेंगे, अन्यथा इसको डैश कर देंगे। आरएससीआईटी का प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो यहाँ पर आप हाँ लिखेंगे। इससे पहले मैंने आपको जैसे कि यहाँ पर बताया कि 7 नंबर तक आपने यहाँ पर पृष्ठ संख्या लगा दी है तो इसके आप प्रमाण पत्र लगा रहे हैं तो इसका आप 8 नंबर लगाएंगे। तो ये मैंने एक आपको उदाहरण के लिए बताया। इसी प्रकार कंटिन्यू आप यहाँ पर पृष्ठ संख्या लगाते चलेंगे। और उसके बाद आता है 13 नंबर पॉइंट। इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता, साथिन के रूप में यदि आप काम कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 1 वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और वो प्रमाण पत्र आप यहाँ पर लगाएंगे। यदि आप पहले से इस पद पर नहीं है तो आप यहाँ पर डैश कर देंगे, है तो आप यहाँ पर हाँ लिख करके और यहाँ पर अपने पृष्ठ संख्या लिख देंगे। तो राजस्थान सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त संस्थान यानी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है उसे एनटीटी आपने कर रखा है, बीएड कर रखी है तो उसकी अंक तालिका लगाना है, उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना है और उसकी पृष्ठ संख्या यहाँ पर लिखनी है। नहीं कर रखा है तो आप यहाँ पर डैश कर देंगे। विधवा तलाकशुदा होने का साक्ष्य स्तर से जारी हस्ताक्षर प्रमाण पत्र होना चाहिए। अन्य कोई आपके पास इस प्रकार का कोई प्रमाण पत्र है वो आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर लगा दीजिए। अब यहाँ पर आता है आपका हस्ताक्षर और दिनांक। ये जो 8वां भाग मैंने आपको बताया था तो यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि यानी जिस तारीख को आप आवेदन फॉर्म भर रहे हैं, जमा करवा रहे हैं, वो तारीख यहाँ पर
पर डाल देंगे और उसके बाद आवेदक के हस्ताक्षर वाले स्थान पर हस्ताक्षर करेंगे। ध्यान रखें, हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। बिना हस्ताक्षर का आवेदन पत्र सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता। और अब अंतिम सावधानियां फॉर्म भरते समय आपको क्या रखनी है वो आप ध्यान से देखेंगे। तो अंतिम में जो आपको सावधानियां रखनी है वो महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर पॉइंट बता रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है, कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ेंगे। जितने भी कॉलम यहाँ पर दे रखे हैं इनके अंदर से कोई भी कॉलम आपका खाली नहीं रहना चाहिए। यदि कोई जानकारी लागू नहीं होती है तो लागू नहीं लिखें। फॉर्म में कटिंग, ओवर राइटिंग, व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें। यदि आपसे कहीं पर कटिंग, ओवर राइटिंग या व्हाइटनर का प्रयोग करना पड़ रहा है तो आप इस फॉर्म को पूरा नष्ट करके दूसरा फॉर्म भरें। यानी कहने का मतलब है इसके अंदर किसी भी प्रकार की कहीं पर कटिंग नहीं होनी चाहिए, ओवर राइटिंग यानी काट करके दोबारा लिखा हुआ नहीं होना चाहिए और व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। तीसरी जो गलती होती है वो है सभी दस्तावेजों पर स्वयं के हस्ताक्षर करके उन्हें स्वयं प्रमाणित करें। यानी जितने भी आप यहाँ पर दस्तावेज इसके साथ लगा रहे हैं उन सभी दस्तावेजों पर आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, स्वयं प्रमाणित होना चाहिए। और चौथा जो पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली है वो है पासपोर्ट साइज फोटो। जो निर्धारित स्थान यहाँ पर आपको दे रखा है यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो जरूर लगाएं। पांचवा महत्वपूर्ण निर्देश है कि आवेदन पत्र जमा करने से पहले एक बार शुरुआत से अंत तक पूरा पढ़ लें। और छठा पॉइंट यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि सभी दस्तावेजों की एक अतिरिक्त फोटोकॉपी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि आवेदन 2 प्रतियों में भरें, यानी 2 प्रतियों के अंदर ये आवेदन आपको भरना है। 2 प्रति में आवेदन पत्र भर करके आपको जमा करवाने हैं और 1 प्रति आप अपने पास रख लें। जैसा आपने ये फॉर्म भरा है तो मेरे कहने का मतलब आप 3 प्रति तैयार करें, 1 प्रति अपने पास रखें और 2 प्रति वहां पर आपको जमा करवानी। तो साथियों, इस प्रकार आप राजस्थान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भर्ती 2026 का आवेदन पत्र बिना किसी गलती के भर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह प्रशिक्षण आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपनी बहनों, सहेलियों और अन्य अभ्यर्थियों के साथ जरूर साझा करें। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आपकी सफलता के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।